ईश्वर पर सबसे बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी का है और जब बात कृष्ण की आए तो सपा भी दावा करने लगती है। अब ऐसे में आपको बताया जाए कि कृष्ण के वंशज और एक नेता यानी हिमाचल प्रदेश के रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं तो आप चौंकेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजा वीरभद्र सिंह की। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने शोणितपुर पर राज किया था जो बाद में सराहन हो गया और यह सराहन आता है रामपुर बुशहर रियासत के अंतर्गत। जी हां, वहीं के राजा हुए पदम सिंह जो वहां पर रखी वंशावली के अनुसार 121वीं पीढ़ी थी भगवान कृष्ण की और 122वीं पीढ़ी के राजा हुए वीरभद्र सिंह। उनके पिता का नाम था पदम सिंह जो 121वें राजा थे बुशहर रियासत के। उनकी नवीं पत्नी शांति देवी के पुत्र थे वीरभद्र सिंह। तो ये तो कहानी हुई वीरभद्र सिंह और कृष्ण के साथ उनके रिश्ते की। अब बात करते हैं उनके सियासी सफर की और वीरभद्र सिंह के कद की। हिंदुस्तान को आजाद होने में अभी कुछ वर्ष बाकी थे। शिमला का जलवा अभी बाकी था। समर कैपिटल जो थी हिंदुस्तान की। ऐसे में वहां के एक प्रतिष्ठित संस्थान स्कूल विश्व कॉटनी स्कूल में बड़े बड़े राज परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। ऐसे में एक रामपुर बुशहर का राजकुमार भी पढ़ने आ गया तो किसने कितना ही नोटिस किया होगा। लेकिन आज उस दाखिले के रजिस्टर जिसमें 5395 दाखिले के आगे लिखा है वीरभद्र सिंह, उस रजिस्टर को बार बार दिखाया जाता है। तो ये कहानी थी वीरभद्र सिंह की एडमिशन की। उन्होंने विश्व कॉटनी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बीए उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से किया, एमए किया। उसी दौरान 20 वर्ष की उम्र में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी शादी हो गई जुब्बल की राजकुमारी रत्ना के साथ और ऐसे में वहीं पर उनकी मुलाकात हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। उन्होंने बताया कि हिस्ट्री का प्रोफेसर जो तुम बनना चाहते हो उससे बेहतर है कि जाओ हिमाचल लौटो, अपने लोगों के बीच काम करो और हिस्ट्री बनाओ। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। 1959 में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो वीरभद्र सिंह उनके साथ बने रहे, जुड़े रहे और हिमाचल में काम करते रहे। 1962 के लोकसभा चुनावों में वीरभद्र सिंह को महासू जो शिमला हुआ करता था वहां से चुनाव लड़ाया गया। वीरभद्र सिंह 28 साल की उम्र में महासू से चुनाव जीतकर पहुंच गए लोकसभा। 62 लड़े जीते, 67 लड़े जीते, 71 लड़े जीते, 77 लड़े चुनाव हार गए। 77 में जेपी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस बहुत बुरी तरह खेद रही और इसी कड़ी में वीरभद्र सिंह भी चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने अपनी वफादारी इंदिरा गांधी के साथ बनाए रखी। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि उसके बाद सरकारें बर्खास्त हुई, कांग्रेस में सिर्फ टब्बल हुआ, कांग्रेस टूट गई और बनी कांग्रेस आई, यानी इंदिरा कांग्रेस या इंका भी कहा गया जिसे। इंका के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए वीरभद्र सिंह। हालांकि तब हिमाचल के बड़े और कद्दावर नेता हुआ करते थे ठाकुर रामलाल। कांग्रेस में ठाकुर रामलाल की मजबूती थी और यही वजह थी कि वीरभद्र को प्रदेश की राजनीति में सक्रियता नहीं मिलती थी। लेकिन टिम्बर घोटाले में ठाकुर रामलाल का नाम आना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकुर रामलाल ने जब राजीव गांधी का नाम ले दिया तो यह तय हो गया कि अब ठाकुर रामलाल को जाना होगा। ऐसे में जब कांग्रेस के पास महीन बहुमत था यानी 31 अपने विधायक और 5 निर्दलीय, तो ऐसे में ठाकुर रामलाल की जगह किसी और को बिठाना इतना आसान भी नहीं था। रक्तपात ना हो ऐसे में एचकेएल भगत और के तिवारी को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेजा गया ताकि ठाकुर रामलाल की जगह
बिना किसी फूट के वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। एचकेएल भगत और के तिवारी ने अपना काम बखूबी किया और वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन वीरभद्र सिंह ये जानते थे कि ये हिमाचल के मुख्यमंत्री का ताज कांटों भरा है, क्योंकि उस समय जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में मंत्रालय संभाल रहे थे यानी मंत्री थे, वो ज्यादातर ठाकुर रामलाल के वफादार हुआ करते थे। अत्यधिक विधायक ठाकुर रामलाल को अपना नेता मानते थे। ऐसे में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी लहर में वीरभद्र सिंह ने अपना पहला दांव चल दिया। उन्होंने समय से पहले ही 1985 में चुनाव करा लिए और अपने दम पर ले आए प्रचंड बहुमत। उन्होंने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया और बन गए हिमाचल के सर्वे सर्वा। फिर 85 से 90 तक सरकार चलाई और 90 में चुनाव हुए। लेकिन इस बार वीरभद्र सिंह को धर के चाप दिया शांता कुमार ने। कांग्रेस की कुल जमा 8 सीटें आई, जनता दल की भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें आई। वीरभद्र सिंह फिर चुपचाप अपनी राजनीति बैकफुट से करते रहे। वहीं शांता कुमार तब तक कई अलोकप्रिय निर्णय ले चुके थे, जैसे नो वर्क नो पे, सेब उत्पादकों की सब्सिडी खत्म करना। ऐसे निर्णय तब तक शांता कुमार ले चुके थे। उसके बाद बाबरी मस्जिद कांड हुआ, सरकारें बर्खास्त हुई और 1993 में शांता कुमार को विदाई मिली। तो वहीं वीरभद्र सिंह ने दोबारा से सत्ता में वापसी कर ली और 93 में अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गए। वीरभद्र सिंह अक्सर इस बात को नोटिस किया करते थे कि राजनीति में चल क्या रहा है। वहीं 93 से 98 तक सरकार चल रही थी, लेकिन वीरभद्र सिंह ने 4 साल 3 महीने ही सरकार चलाई। वीरभद्र सिंह ने देखा कि बीजेपी में अब और लोग भी सिर उठाने लगे हैं। शांता कुमार ही अकेले अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं रहे हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का गुट भी अब हावी होने लगा है। इसी में सोचा उन्होंने कि मैं अब अपनी सरकार को रिपीट कर जाऊंगा, तो उन्होंने समय से पहले फिर चुनाव करवा लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यह वही दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी हुआ करते थे और कहा जाता है कि खुद से पहले मुख्यमंत्री बना गए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को नरेंद्र मोदी। शांता कुमार ने उस समय यह कहकर नेता बनने से अस्वीकार्यता दे दी थी कि बीजेपी में बहुत फूट है, बीजेपी अपने पैरों पर चुनाव लड़ने के लिए अभी सक्षम नहीं है। तो ऐसे में मैं इसकी जो है नेता नहीं रहूंगा पार्टी का। तो उनके इस जस्ट बोलने से एक बहुत बड़ी बात हो गई, धूमल को शय मिल गई। और 1998 में एक नेता जो मंडी में, आपको याद होगा जब केंद्र में वो नेता टेलीफोनों का मंत्री बना था, दूरसंचार मंत्रालय में ना था, पंडित सुखराम, उनके घर से 3.5 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। लेकिन मंडी के आसपास में उनके प्रति सहानुभूति की लहर उपजी थी। जब 98 में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर सीटें मिली, तो पंडित सुखराम ही वो कड़ी बन गए जिससे सरकार बननी थी। और उन्होंने धूमल के पक्ष में वो धवाला जो आजकल बहुत शोर मचा रहे हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा थे। और धवाला ने उस समय साथ दिया था प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का। तो ये कहानी थी 1998 की। ये अलग पॉलिटिकल किस्से में मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी बात हो रही है वीरभद्र सिंह की। वीरभद्र जब अक्सर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं हुआ करते थे, तो वो केंद्र की राजनीति करने लगते थे। वो मंडी से चुनाव लड़कर केंद्र पहुंच जाया करते थे, केंद्र में मंत्री भी हो जाते थे। 2003 में फिर सत्ता में वापसी हुई और 2004 में उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी जगह चुनाव लड़ा दिया और वो केंद्र पहुंच गई। और वीरभद्र सिंह 3 से 7 तक सरकार चलाई उन्होंने। उसके बाद 2007 में फिर वो चुनाव हार गए और वो फिर वापस केंद्र लौट गए। तो वहीं
वीरभद्र सिंह 12 तक इंतजार करते रहे। 7 से 12 फिर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने प्रदेश से और उन्होंने प्रदेश को चलाया। वहीं 12 से 17 फिर वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुखिया हुए और वीरभद्र सिंह 2012 से 17 वो 5 साल यानी वो 77 साल के थे। भी इतने बूढ़े नेता को मुख्यमंत्री बहुत कम बनाते हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह 77 साल के थे जब 12 में मुख्यमंत्री बने। 17 में जब दोबारा चुनाव हुए तब भी कांग्रेस ने 83 वर्ष के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। वीरभद्र सिंह ने लगभग 21 वर्ष प्रदेश पर राज किया और उन्हें अक्सर लोग प्यार से राजा साहब कहते थे। लोग आज भी वीरभद्र सिंह को इसी तरीके से याद करते हैं। 17 में चुनाव हार गई कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में आ गई। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने। इसी दौर में वीरभद्र सिंह का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 8 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों का राजा, जो सियासत में जब तक जीवित रहा, प्रदेश कांग्रेस का मुखिया रहा। कांग्रेस में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके रहते वो अपना सिर उठा सके। नेता तो बहुत हुए, कौल सिंह ठाकुर, वाली, फिर आप संतराम, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, मंडी से सुखराम, लेकिन जब तक वीरभद्र सिंह रहे, वीरभद्र सिंह ही रहे। 8 जुलाई 2021 को हिमाचल का ये नेता इस संसारिक यात्रा को पूरी करके चला गया, लेकिन आज भी वीरभद्र सिंह को लोग बहुत ईमानदारी से याद करते हैं। वीरभद्र सिंह के बाद उनके सुपुत्र विक्रमादित्य राजनीति में हैं। हिमाचल सरकार में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जो हैं वो प्रदेश अध्यक्षा हैं। तो ये कहानी थी वीरभद्र सिंह की, राजनीतिक किस्से की और उनके द्वारा हिमाचल पे किए गए शासन की। अगर ऐसा ही पॉलिटिकल किस्सा आप और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। नाम कृष्ण। धन्यवाद।